क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। दूसरा क्या है स्टेटमेंट, ये हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है। ठीक, तो इसमें से न तो एक और न तो दो, यानी कि दोनों क्या है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। अब इसको यहाँ पढ़ लो। गैर सरकारी विधेयक होता क्या है? गैर सरकारी विधेयक उसे कहते हैं जो कि संसद के ऐसे सदस्य द्वारा सदन के पटल पर पूरा स्थापित किए जाते हैं जो मंत्री नहीं होते हैं, जबकि सरकारी विधेयक उसे कहते हैं जो किसी मंत्री के द्वारा किसी मंत्री के द्वारा सदन के पटल पर पूरा स्थापित किए जाते हैं। फिर कि गैर सरकारी विधेयक भी सदन में एक प्रक्रिया के तहत पेश किया जाता है। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी एक समिति का गठन किया जाता है। इस समिति का गठन लोकसभा में किया जाता है। समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं, ठीक ना, तथा लोकसभा के उपाध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। स्वतंत्रता के बाद से अब तक 14 गैर सरकारी विधेयक दोनों सदनों में पारित हो चुके हैं। अतः दिए गए उपयुक्त कथन में से न तो एक सही है और न ही कथन दो सही है। क्वेश्चन नंबर 97 है कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आगामी जो वर्ष है उसके बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। ठीक। क्वेश्चन नंबर 98, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है किस चीज़ का? तो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए लेखानुदान जो है क्या करता है, संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है कि निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से क्या करना है, धन निकालने के लिए। संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत विनियोग विधेयक या बजट के समय सीमा के अंदर पारित न होने की स्थिति में, मान लो कि बजट जो है समय सीमा के अंदर अगर पारित नहीं होता है तो उस स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखानुदान के माध्यम से, किस चीज़ के माध्यम से, लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की क्या है, शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 99, लेखानुदान बना है तो बजट पारित होना लंबित होने के कारण निधि के आवंटन हेतु लेखानुदान अगर बोले कि क्यों बना है, तो बजट अगर पारित होना लंबित है तो उसके कारण अगर हमको फंड का रिक्वायरमेंट है तो कैसे पूरा होगा, लेखानुदान के थ्रू पूरा होगा, इसीलिए है इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 100, संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है तो जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है। लेखा के लिए वोट, लेखानुदान हम लोग पढ़े ना कि लेखानुदान तभी होगा जब सामान्य बजट जो है पास नहीं हुआ है और हमको फंड का रिक्वायरमेंट है, तो हमको कैसे मिलेगा, क्योंकि बजट तो ही बना नहीं है, तो उसके लिए आएगा लेखानुदान। जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होगी तब क्या होगा, लेखा के लिए वोट होगा। क्वेश्चन नंबर 101, लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच में क्या अंतर है? लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच में क्या अंतर है? तो केवल दो, यानी कि लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंधित होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों सम्मिलित होते हैं। समझे? लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंधित होता है, लेकिन
अंतरिम बजट जो है, अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों, देखिए इसमें सिर्फ लेखानुमोदन में सिर्फ क्या है, व्यय है कि हमको खर्च चाहिए, हमको एक्सपेंडिचर करना है, लेकिन चूंकि भी बजट नहीं बनाया तो हमको लेखानुमोदन के थ्रू या लेखानुदान के थ्रू हमको पैसा का रिक्वायरमेंट पूरा कर दिया जाए, वोट करके उसको दे जाएगा कि बजट नहीं बना है। लेकिन अंतरिम बजट भी जो है, अंतरिम बजट जो है उसमें भी क्या होगा, व्यय होगा, तो उसके साथ साथ आवती भी होगा, दोनों सम्मिलित होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर, देखो इसी को बोलते हैं लेखानुदान जो है ना, जो इमरजेंसी फंड जो हम लोग निकालते हैं विदाउट बजट, उसको बोला जाता है वोट ऑन अकाउंट। ठीक, कहाँ से निकालेगा, संचित निधि से पैसा निकलेगा। अंतरिम बजट देख लो, अंतरिम बजट क्या है, तो अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों सम्मिलित होते हैं तथा यह चुनाव से पूर्व की कार्यवाहक सरकार तथा चुनाव के बाद की नियमित सरकार दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। कभी कभी होता है ना कि इलेक्शन एकदम उस टाइम पे आ गया, तो उसके लिए उस समय क्या होगा, अंतरिम बजट बनेगा। ठीक, चलिए आज ये क्वेश्चन नंबर 102 में व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है। किसी भी एक्सपेंडिचर का जो है उसका जो अनुमान है, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है, तो अनुदान का अनुरोध बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुदान का अनुरोध, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, डिमांड फॉर ग्रांट। अनुदान का अनुरोध, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है, तो अनुदान का अनुरोध। क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103 है सामान्य वित्तीय विधायन में चरण सम्मिलित है। सामान्य वित्तीय विधायन में चरण सम्मिलित हैं, तो 1, 2, 3 और 5, 1, 2, 3, तो बजट का प्रस्तुतिकरण होगा, बजट पर चर्चा होगा, ये भी सही है। विनियोग विधेयक को पारित करना ये भी है, और वित्त विधेयक को पारित करना ये भी है। लेखानुदान नहीं है, कोई चरण नहीं। लेखानुदान तो एक समय अगर वैसा हुआ तो उस टाइम का वो नीड है तो उसमें करेंगे हम लोग, ये कोई ऐसा थोड़ी कि हमेशा ही पार्ट है वित्तीय विधायन का। क्वेश्चन नंबर 104, संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो उपयुक्त सभी, मतलब विचारों केस में संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले, अगर हम संसद में कोई विधायन प्रस्ताव ला रहे हैं तो उसके पहले हमको किससे परमिशन लेना होगा, भारत के राष्ट्रपति से। किन किन केस में, तो अगर मान लो कि एक नया राज्य, नवीन राज्य के गठन से संबंधित कोई विधेयक है तो राष्ट्रपति से क्या होना, पहले लेना पड़ेगा परमिशन। अगर कोई ऐसा कराधान विधेयक जिसमें राज्यों का हित निहित हो, कराधान मतलब जो टैक्स से रिलेटेड हो और जो स्टेट की क्या हो, स्टेट के फेवर में वो हित निहित हो, जिसमें मतलब उसका इंटरेस्ट हो, प्रॉफिट नहीं उसमें इंटरेस्ट उसका रहे, उसका कंसर्न रहे अगर राज्य का, तो उस केस में। फिर है कि राज्यों की सीमाओं, जो स्टेट है उसकी सीमाओं में अगर फेरबदल करना हो, और धन विधेयक पे बोले थे ना कि इसीलिए धन विधेयक को लौटा नहीं सकता है राष्ट्रपति, क्योंकि धन विधेयक पे क्या होता है, इनके पूर्व अनुमति से ही पेश होता है, तो फिर तो कोई मामला वो नहीं रहेगा। तो ये 4 केस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर, ऐसे कराधान विधेयक जिसमें राज्यों का हित निहित हो, राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने संबंधित विधेयक पर, और धन विधेयक पर, तो हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। संघीय बजट से कौन है, कटौती प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव नहीं है, ध्यानाकर्षण स्थगन कुछ नहीं है, कटौती है। बजट है ना, तो बजट में देखो निंदा ये सब होता है, स्थगन भी होता है, लेकिन कटौती जो है ये कब होगा, जब बजट की बात हो रही है तो कटौती प्रस्ताव हो जाएगा। आप देखो निंदा प्रस्ताव बोलना कि होता है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में, बजट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता है। निंदा प्रस्ताव है कि राज्य सरकार की दोषपूर्ण नीतियों की आलोचना के लिए लाया जाता है। फिर है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर संबंधित मंत्री का क्या ध्यान आकृष्ट
करने और उससे पद एवं सत्ता के अनुरूप औपचारिक कथन की प्राप्ति के लिए लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव, तो बजट पेश होने पर अनुदान मांगों पर बहस के दौरान संसद सदस्यों को धनराशि में वृद्धि का अधिकार नहीं है, वे मात्र कमी कर सकते हैं और ऐसे वे कटौती प्रस्ताव के द्वारा करते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है नीति निर्नुमोदन कटौती, सांकेतिक कटौती एवं मित व्ययिता कटौती। फिर एक स्थगन है, तो किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर सदन के सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करने हेतु लाया जाता है। कटौती, क्वेश्चन नंबर 106, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है भाई? तो बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। जो भी बजट का प्रस्ताव है उसके खर्च में कमी का प्रस्ताव को प्रस्तुत करना कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको कट मोशन बोला जाता है इंग्लिश में, कट मोशन। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो है लेखानुदान बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना ही गलत है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे लेखानुदान कब होगा? जब बजट पारित नहीं हुआ होगा तब। ये देखिए सब सही है। नीति निर्नुमोदन, नीति निर्नुमोदन प्रस्ताव, बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका नीति निर्नुमोदन प्रस्ताव। फिर मित व्ययिता प्रस्ताव, बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि को घटा दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे? मित व्ययिता प्रस्ताव। फिर है सांकेतिक प्रस्ताव, तो बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिए जाए तो क्या हो गया? सिंबॉलिक, यानी कि सांकेतिक प्रस्ताव हो गया। क्वेश्चन नंबर 108, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? तो स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को क्या किया है? सीमित किया है। ध्यानाकर्षण की संकल्पना भारत की देन है। यह आधुनिक संसदीय प्रक्रिया की एक नवीन संकल्पना है और इसमें प्रश्न तथा अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें सदस्यों को अविलंबनीय लोक महत्व के विषय में सरकार की विफलता अथवा उसके द्वारा की गई अपर्याप्त कार्यवाही को, जो अपर्याप्त कार्यवाही होगा उसको सामने लाने का अवसर मिलता है। यह स्थगन प्रस्ताव के सदृश है, परंतु इसमें निंदा का पक्ष नहीं होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 109, भारत की संसद किसके या किनके द्वारा मंत्रिपरिषद की कृतियों के ऊपर नियंत्रण रखती है? ठीक ना। भारत का जो संसद है वो किसके और किनके द्वारा, जो मंत्रिपरिषद है, जो हमारा मिनिस्ट्री है, वो जो भी कार्य कर रहा है उसको संसद कैसे कंट्रोल कर रही है, उसके ऊपर नियंत्रण कैसे रखेगी? तो उसके लिए 3 टूल दिया गया है। एक है स्थगन प्रस्ताव, इसका यूज करेगी। फिर है प्रश्नकाल, इसका भी यूज होगा। और फिर है आपका अनुपूरक प्रश्न, अनुपूरक प्रश्न से भी यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 110, 110 कहता है कि तारांकित प्रश्नों के विषय में सही क्या है? तारांकित प्रश्नों के विषय में सही क्या है? तो इसके बारे में सही है 1 और 3, यानी कि उत्तर मौखिक दिए जाते हैं। जो उत्तर वो कैसे दिए जाएंगे? मौखिक दिए जाएंगे। और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, दोनों चीज़ें। ठीक। उत्तर कैसा होगा? मौखिक रहेगा। और पूरक प्रश्न जो है वो भी क्या हो सकता है? पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक महत्व के निश्चित अति आवश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या है? तो सार्वजनिक महत्व के निश्चित और अति आवश्यक मुद्दे पर बहस करने के लिए
स्थगन प्रस्ताव को लाना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 112, कथन कहता है कि राजग सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद यानी कि डिस्कशन पसंद नहीं करती है। रीजन क्या है? तो रीजन है कि इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कि ए और आर जो है दोनों सत्य है, और आर जो है वो ए का क्या है? ए तथा आर दोनों सत्य है और आर ए की क्या है? सही व्याख्या है। ठीक ना? तो ये अच्छा नियम है ना। मान लो कि कोई सरकार है और नियम 184 बोलता है कि वाद विवाद हम पसंद अगर नहीं करते हैं, तो वाद विवाद पसंद नहीं करते, लेकिन वोटिंग है ना, तो वोटिंग के थ्रू अपना जो भी जिसका ओपिनियन है वोटिंग से जारी हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 113 यानी कि 113 में। क्वेश्चन नंबर 113 कहता है, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? तो इसको छोड़िए, पहले 15 था, अब इसको 20 कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 114, संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है? बहुत इंपॉर्टेंट। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन यूनिक क्वेश्चन है। गिलोटिन का क्या है मतलब? तो इसका मतलब हुआ कि विधेयक पर बहस को बंद कर देना। गिलोटिन हो गया मतलब विधेयक पर बहस जो है क्या हो गया? बंद हो गया। क्वेश्चन नंबर 115, भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन के सत्राधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। सही है। क्या है सही? कि राष्ट्रपति जो है संसद की किसी एक सदन के, मान लीजिए संसद का कोई या तो उच्च सदन या निम्न सदन अगर सत्राधीन नहीं है तो उस केस में ही क्या कर सकते हैं? अध्यादेश को जारी कर सकते हैं। किस में लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 123 अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, 123 याद रखना है कि अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश किस में है? अनुच्छेद 123 में है। किंतु राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकते हैं किंतु जब मतलब संसद का कोई एक सदन, अगर मान लो उस सदन या निम्न सदनों में से कोई एक अगर नहीं चल रहा हो, सत्राधीन नहीं हो, तो उस केस में क्या हो सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश, दोनों में से एक या दोनों, लेकिन दोनों को रहते हुए कभी नहीं। राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, प्रशासक, योजना नीति आयोग के सदस्य और सचिव शामिल होते हैं। अतः प्रश्नगत विकल्पों में केवल बी का कथन जो है सही है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनें। तो कूट हो जाएगा आपका सही उत्तर चुने तो मतलब 1 और 2 सही हो जाएगा, यानी कि संपत्ति का अधिकार जो है अब मूलभूत अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। और राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है। ठीक ना? धन विधेयक को नहीं रोक सकती है, लेकिन वित्त विधेयक को रोका जा सकता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि हाँ, 14 दिन के लिए यदि कोई वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है तो राज्यसभा इसे साधारण विधेयक की भांति रोक सकती है। पहला तो इसको याद रखना है। कोई वित्त विधेयक अगर धन विधेयक नहीं है तो राज्यसभा इसे साधारण विधेयक की भांति रोक सकती है। तथापि यदि कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है अगर है तो उस केस में कितने दिन का पावर दिया गया है? 14 दिन तक रोक सकती है। अतः राज्यसभा वित्त विधेयक को रोक सकती है।
42वें संवैधानिक संशोधन 1976 42 में संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य तथा राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता स्थापित किए गए। चलिए हटाइए। क्वेश्चन नंबर 117, भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से क्या है? सरकार से स्वतंत्र है। भारतीय संसद का जो सचिवालय है वह क्या है? सरकार से कैबिनेट सेक्रेटरीट हम लोग बोलते हैं ना। हाँ, वो जो है भारतीय संसद का सचिवालय क्या है? सरकार से स्वतंत्र है। रॉ वाला भी इसी से आया था ना, कैबिनेट सेक्रेटरीट से ही आया था। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय विधानमंडल की सरकार से स्वतंत्र एवं असंबद्ध पृथक सचिवालय का विचार जनवरी 1926 में प्रभावी रूप से सामने आया। स्वतंत्रता के बाद भी इस विचार को अपना लिया गया। संविधान के अनुच्छेद 98 के तहत भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक पृथक सचिवालय की व्यवस्था है जो कि सरकार से स्वतंत्र होते हैं। समझे? सचिवालय 2 रहेगा, एक जो रहेगा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रहेगा? संसद के लिए रहेगा, जो संसद से रिलेटेड मतलब होगा लेकिन उस पर कंट्रोल में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 118, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। भारतीय संसद की संप्रभुता क्या है? प्रतिबंधित है। तो प्रतिबंधित है कहाँ से है भाई? तो ये हो जाएगा न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू। समझे? संसद यानी कि क्या हुआ? पार्लियामेंट। संप्रभुता मतलब क्या हुआ? सोवरेनिटी। तो कहाँ से प्रोहिबिट या उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं? संसद ही, मतलब ये नहीं कि नियम बन गया तो बन गया। उसका यूजीसी अभी आया ना, यूजीसी में यही देखने को मिला हम लोग को ना। संसद से क्या, संसद से तो पारित हुआ, लेकिन जब जुडिशियल रिव्यू हुआ, कौन किया जुडिशियल रिव्यू? सुप्रीम कोर्ट किया। तो क्या बोला कि रुक जाओ, वो अपने मतलब ये पावर दिया गया जुडिशियरी को कि अगर पार्लियामेंट कभी इस तरह का रूल बनाती है जो लगे कि लोकहित में नहीं है या कंट्रोवर्शियल है या जिसमें संविधान की आत्मा का पालन नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या होगा? उस केस में उसको रिव्यू करके रोका जा सकता है। होल्ड पे है अभी ऐसा नहीं कि ख़त्म हुआ है, अभी होल्ड पे है। क्वेश्चन नंबर 119, भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था 13 मई 2002 को। भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था 13 मई 2002 को। हटाइए। क्वेश्चन नंबर 120, वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का स्पीकर चुना गया? वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का क्या चुना गया? 1925 में। तो उनका नाम था विट्ठल भाई पटेल। हमको लगता है कि सबसे पहले स्पीकर यही बने थे क्या? केंद्रीय नहीं, मावलंकर थे शायद। ये देखिए कुछ और है। केंद्रीय विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष 1925 में राष्ट्रवादी नेता विट्ठल भाई पटेल को चुना गया। उनका कार्यकाल अगस्त 1925 से अप्रैल 1930 तक रहा। ये लगता है कि पहला लोकसभा अध्यक्ष केंद्रीय विधानसभा संसदीय समिति। ठीक है, क्या है इसको हम लोग देखेंगे। ठीक, इसको हम लोग चेक करेंगे लेकिन आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण करती है? भारतीय संसद जो है किस रीति से प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण करती है? तो हो जाएगा संसदीय समितियों के माध्यम से। भारतीय संसद जो है वो किस रीति से प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण करती है? संसदीय समितियों के माध्यम से करती है। क्वेश्चन नंबर 2,
निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी क्या है, संसदीय समिति है? तो प्राक्कलन समिति जो है क्या है, सबसे बड़ी संसदीय समिति है प्राक्कलन समिति। संसद की सबसे बड़ी समिति है। संसद का बहुत सा काम सभा की समितियों द्वारा निपटाया जाता है, जिन्हें संसदीय समितियां कहते हैं। संसदीय समिति से तात्पर्य उस समिति से जो सदन या सदनों के द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती है अथवा अध्यक्ष या सभापति के द्वारा नाम निर्देशित की जाती है तथा अपने प्रतिवेदन सदन को या अध्यक्ष सभापति को प्रस्तुत करती है। अपनी प्रकृति के अनुसार संसदीय समितियां दो प्रकार की होती है। एक को क्या बोलेंगे, अस्थाई, और एक को बोलेंगे तदर्थ। दो प्रकार होगा, एक अस्थाई होगा, एक तदर्थ होगा। अब है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जो होता है, दोनों सदन के द्वारा निर्वाचित कुल 22 लोक लेखा समिति में कितना टोटल 22 सदस्य समिति के सदस्य होते हैं, जिसमें 15 कहाँ से आएंगे, लोकसभा से, और 7 कहाँ से आएंगे, राज्यसभा से। यह समिति भारत सरकार के विनियोग लेखा और उन पर नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। समिति का कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष होता है। तो लोक लेखा समिति आ जाइए। टोटल कितना 22, 15 और 15 लोकसभा, 7 आ जाएगा राज्यसभा से। इसका टेन्योर याद रखिएगा, 1 साल होता है। फिर आएगा प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति है कि इस समिति के सदस्यों की संख्या कितना है, 30। इसके सदस्य केवल लोकसभा प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा। इसका कार्यकाल भी कितना होगा, 1 वर्ष होगा। प्राक्कलन समिति यह बताती है कि प्राक्कलन में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा रही है तथा संगठन, कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, सब बताया जाएगा। फिर सरकारी उपक्रम समिति। फिर क्या आएगा, सरकारी उपक्रम समिति। इस समिति में टोटल कितना होगा, 22 सदस्य होगा। सरकारी उपक्रम समिति में कितना होगा, सरकारी उपक्रम में होगा टोटल 22। इधर कितना पड़े 30, और उसके ऊपर फिर पड़े थे 22 लोक लेखा में। प्राक्कलन में 30, सरकारी उपक्रम में 22। इसमें भी वही है, 15 और 7 का रेशियो चलेगा। 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस समिति का कार्यकाल भी कितना होगा, सरकारी उपक्रम का भी 1 वर्ष होगा। इसका क्या मेन काम है, तो यह समिति सरकारी जो उपक्रम है, अंडरटेकिंग्स है, उसके प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच तथा यदि सरकारी उपक्रमों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की कोई रिपोर्ट हो तो उसकी जांच भी करती है। यह सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता और कार्यकुशलता के संदर्भ में भी क्या करती है, जांच करती है। उपयुक्त तीनों समितियां सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग है, जबकि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ तथा राज्य दोनों के लेखाओं के परीक्षण का कार्य करता है। याचिका समिति के सदस्य की संख्या कितना है, 15 हो जाएगा लोकसभा में, और राज्यसभा में हो जाएगा 10, टोटल हो गया 25। याचिका समिति है, इसका क्या है, तो इसका कार्यकाल पहले तो नियत नहीं होगा। इस समिति का कार्य क्या है, तो लोकसभा या राज्यसभा को प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर विचार करना और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है, अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे, प्राक्कलन। कितना होता है मेंबर टोटल, 30। प्राक्कलन में 30 होगा ना, और सब जो रहेगा लोकसभा का ही रहेगा। देखो ये क्या है, प्राक्कलन। इस समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 30 होगी। प्राक्कलन में सबसे बड़ा होगा 30, केवल लोकसभा के रहेंगे। टोटल इसका टेन्योर रहेगा कितना, 1 वर्ष। और इसका कार्य क्या है, तो मितव्ययिता बरती जा रही है कि नहीं देखना है। संगठन, कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, सब देखने का काम किसका है, प्राक्कलन समिति का है। तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन हो जाएगी, प्राक्कलन समिति। क्वेश्चन नंबर 4, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल अभी तुरंत पढ़े हम लोग, कितना होता है, 1 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर
संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बाकी लोक लेखा समिति जो है, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो संसद जो नियंत्रण कर रहा है वो किसके थ्रू कर रहा है? लोक लेखा के थ्रू कर रहा है संसद। प्राकलन समिति भी किसका है? संसद का ही हिस्सा है। और सार्वजनिक उपक्रम समिति भी किसका है? संसद का। लेकिन सीएजी को कोई पार्ट थोड़ी बोलेगा, सीएजी तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, तो उसे भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? बताओ। संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? तो क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में, 2:1। रेशियो क्या रहेगा? 2:1 रहेगा। ठीक, मतलब 2 अगर लिया जाएगा लोकसभा से तो 1 आएगा राज्यसभा से। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। इसमें आपको सिर्फ एक जो है कथन वो सही है, दूसरा गलत है। सही है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। सही है। बाकी गलत क्या है? तो लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य तथा उद्योग तथा व्यापार के, हमको लगता है कि यहाँ पे मामला गड़बड़ हो गया। उद्योग तथा व्यापार नहीं होना चाहिए, वो जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य भारत सरकार के विनियोग लेखाओं पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी के प्रतिवेदन की समीक्षा करना है। इस समिति में टोटल कितने? लोक लेखा में टोटल 22 यानी कि 22 सदस्य होते हैं। इसमें से 15 सदस्य होते हैं कहाँ से? लोकसभा से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं, जबकि समिति में राज्यसभा के द्वारा चुने गए 7 सदस्य बाद में जुड़ जाते हैं। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जा सकता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा परंपरा के अनुसार विपक्ष के किसी नेता को चुना जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक, ये जो है ना, उद्योग तथा व्यापार से संबंधित किसी बाहरी व्यक्ति को चुनने का कोई प्रावधान नहीं है। चुनेगा जब भी तो किससे चुनेगा? लोकसभा और राज्यसभा का जो मेंबर होगा उसके बीच में से चुनना है, किसी मंत्री को नहीं चुनना है। इसको ध्यान में रखना है। कोई भी व्यापारी, उसका कोई भी मेंबर बाहरी आदमी नहीं रहेगा। जब रहेगा तो लोकसभा राज्यसभा का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा किस चीज़ की करेगी? तो सीएजी का जो प्रतिवेदन होगा, किसका प्रतिवेदन होगा? सीएजी का जो प्रतिवेदन होगा उसका समीक्षा करेगी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सही हो जाएगा आपका 1, 2 और 3, तीनों सही है। लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियां से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं। तो ये तो सही है ना। लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, जबकि जो प्राक्कलन है, प्राक्कलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं। सही है। दूसरा है कि संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है।
संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है। बिल्कुल सही। विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों एवं आयोगों के सदस्य को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है। विभिन्न मंत्रालय में भारत सरकार के द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों एवं आयोगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है। तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 10, संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है शासन की वित्तीय लेखा एवं विनियम तथा कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना। शासन की वित्तीय लेखा एवं विनियम तथा कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट की क्या करना, परीक्षण करना। ये किसका काम है? लोक लेखा समिति का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 11, सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है किसको? संसद को। क्वेश्चन नंबर 12, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो लोक लेखा समिति किसको देगा अपना रिपोर्ट? इट विल बी हैंडेड ओवर टू लोकसभा का स्पीकर। लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट देगी किसको? लोकसभा के स्पीकर को। क्वेश्चन नंबर 13, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत की जाएगी? लोकसभा में प्रस्तुत की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। ठीक, तो लोक लेखा में हम लोग पढ़े थे ना कि लोकसभा का कितना होगा? 15, राज्यसभा का कितना होगा? 7, टोटल कितना हो जाएगा? 22। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा की संसदीय समिति, लोक लेखा की संसदीय समिति लोकसभा की अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। पहला गलत हो गया। सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है, सही हो गया। भारत के नियंत्रक हमारी रिपोर्ट की जांच करती है, तो 2 और 3 होना चाहिए। ठीक है, 2 और 3 सही है, बाकी ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 25 नहीं होता है, कितना होता है? और लोकसभा भी नहीं होता है, टोटल होता है। ठीक ना, ये गलत है। 2 नंबर देख लीजिए, 2 नंबर सही है। सरकार के विनियोग, सरकार का जो विनियोग है और वित्त लेखाओं की जांच करती है। और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि भारत के जो CAG है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उनका जो रिपोर्ट जाता है उस रिपोर्ट की क्या करना है? जांच करना है कि सही है कि गलत है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक, भारतीय संसद का जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सेलेक्ट किया जाता है, वोटिंग वोटिंग नहीं होता है। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ये आयोग है, क्योंकि कांग्रेस के टाइम में ना यहीं से जो लीकेज शुरू हुआ था, जो CAG और क्या क्या जो मामला आया था, तो इसमें जो हेड बनेगा लोक लेखा समिति का, उसको लोकसभा स्पीकर क्या करेगा? मनोनीत करेगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है हम लोग को। ठीक, तो सही उत्तर चुनने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सही उत्तर को चुनने के लिए हम लोग पहले देखें कि ए का क्या हो जाएगा। ए का हो जाएगा 3। लोक लेखा समिति क्या है? एक वित्तीय समिति है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। याचिका समिति क्या है? तो ये कार्यकारी समिति है। ठीक, फिर हम लोग देखेंगे कि स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति क्या है? तदर्थ समिति है। ठीक है, विभागीय समितियाँ क्या हैं? स्टैंडिंग समिति है। ठीक, वित्तीय समिति क्या हो जाएगा? लोक लेखा समिति क्या हो जाएगा? एक वित्तीय समिति हो जाएगा। लोक लेखा समिति क्या हो जाएगा? एक वित्तीय समिति हो जाएगा। लोक लेखा समिति क्या हो जाएगा? एक वित्तीय समिति हो जाएगा। याचिका समिति क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा, ये कार्यकारी समिति हो जाएगा। फिर स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति, स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति क्या हो जाएगा, तदर्थ समिति। और विभागीय समितियां क्या हो जाएगा, स्टैंडिंग समिति। ओके। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 कहते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों को संबंधित नहीं किया जा सकता, तो कहा सार्वजनिक उद्यम नहीं दो, यानी कि इस्टीमेट्स कमेटी में। तो हम लोग पढ़े थे ना कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का मेंबर होगा। और ऐसे भी सोचा जाए कि इस्टीमेट तैयार करना है ना, तो कौन करेगा तैयार, जिसकी पार्टी वहाँ पे बजट पास कर रही है वही ना करेगा, जो भी पावर में है। तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का जो सदस्य होगा वही होगा इस्टीमेट कमेटी में। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी होता है राज्यसभा का सदस्य। सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी में भी कौन होता है, दोनों होता है, L+S। इसमें भी L+S, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, L होगा। प्राकलन या आकलन एस्टीमेट कमेटी में सभी 30 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं तथा इसमें राज्यसभा के सदस्यों को संबंध नहीं किया जाता, जबकि लोक लेखा यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी और सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी दोनों में 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। सरकारी आश्वासनों पर स्थायी समिति दोनों सदनों में पृथक रूप से गठित होती है, जिसमें लोकसभा की समिति में 15 सदस्य तथा राज्यसभा की समिति में 10 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो आकलन, अभी हम लोग पढ़े ना, आकलन समिति, यही तो एस्टीमेट समिति है, तो इसमें नहीं होगा। आकलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 20 है कि प्राकलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है। प्राकलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है, तो अभी हम लोग पढ़े ना कि प्राकलन समिति में सिर्फ और सिर्फ कौन होगा, लोकसभा का सदस्य होगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नांकित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं। तो वित्तीय है A, B और C, यानी कि प्राकलन समिति क्या है, वित्तीय है। लोक लेखा समिति भी वित्तीय है और लोक उपक्रम समिति भी क्या है, वित्तीय है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं। तो 1, 2 और 3, मतलब सार्वजनिक लेखा समिति हो जाएगा, प्राकलन समिति हो जाएगा और सार्वजनिक उपक्रम समिति हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन संसद की अस्थायी समिति नहीं है। स्टार्ट दे दिया, अब इसको पढ़ लो। पढ़े ना हम लोग कि 2 प्रकार का होता है, एक होता है अस्थायी समिति यानी कि स्टैंडिंग कमेटी, और एक होता है तदर्थ। तदर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, एडहॉक कमेटी। अस्थायी समितियों में 3 मुख्य वित्तीय समितियां आकलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति हैं। जो स्टैंडिंग यानी कि अस्थायी समिति है उसमें याद रखिए कि 3 उसमें मुख्य होता है। एक हो गया वित्तीय समितियां, मतलब एक आकलन समिति हो गया, एक हो गया लोक लेखा और एक हो गया सार्वजनिक उपक्रम समिति। फिर की अन्य अस्थायी समितियों में जांच समिति, सब क्या है, सब अस्थायी है। जांच समिति, संवीक्षण समिति, सदन के दिन प्रतिदिन की कार्यवाही से संबंधित समिति, ठीक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर समिति, सदस्यों की सुविधाओं के प्रावधानों से संबंधित समिति आदि शामिल है। अतः प्रश्नानुसार चारों विकल्पों में उल्लेखित समितियां अस्थायी समितियां हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है। निम्नलिखित में से किसके बारे में, यानी कि किससे रिलेटेड संसदीय समिति का गठन नहीं किया गया है, तो अल्पसंख्यक के कल्याण के बारे में, ठीक, बाकी सब में है, यानी कि सार्वजनिक उद्यमों के बारे में है, सरकारी का आश्वासनों के बारे में भी है और आकलन के बारे में भी है, लेकिन अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्य की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में शामिल हैं।
2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में शामिल हैं 20 सदस्य लोकसभा से तथा 10 सदस्य राज्यसभा से। ये जो हुआ था उस समय 2G स्पेक्ट्रम मुद्दा जो था उसमें 20 सदस्य था लोकसभा, 2010 का क्वेश्चन है। 20 सदस्य लोकसभा का और 10 राज्यसभा से था। ये भी है 2G, लेकिन देख लीजिए 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन है? PC चाको। PC चाको थे। क्वेश्चन नंबर 28, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियाँ संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या सदन द्वारा प्रत्यायोजित हैं, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों यानी कि डेलीगेशन की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। तो इसके लिए अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति इसके लिए है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रकों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करता या करती है? तो ये काम है संसद के द्वारा गठित तदर्थ समितियां और संसदीय विभाग संबंधी अस्थायी समितियां, इन दोनों का ही काम है। अब आ जाएगा संसदीय अधिनियम, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग नेक्स्ट में करेंगे कवर, संसदीय अधिनियम।